हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे बेसिक एग्रीकल्चर। आप इंडिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अपन बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ेंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे वो एग्रीकल्चर का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई और एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी का हो गया या और कोई एग्जाम हो, उन सब में है। इनमें से आपके बेसिक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अपन जानते हैं भारत में कृषि। तो देखिए, भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसी कारण भारत को क्या कहा जाता है? एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब देखिए, अपन जानते हैं कि देखिए 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% थी। यानी जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान कितना था 1951 में? 52%। 2019-20 की बात करें तो 2019-20 में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था? 17.8। और अभी की बात करें 2020-21 में जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान कितना है? 18.8%। अब देखिए आगे जानते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आपकी कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र में आपके कौन कौन आते हैं? जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए। इन सबको मिलाकर ही है जीडीपी का आकलन किया जाता है। अब आप देखेंगे कि 1951 में 52% है जो कृषि का योगदान था जीडीपी में। अब फिर देखेंगे 2019-20 में तो 17.8 ही है, और अभी है 18.8% है जीडीपी में योगदान है कृषि का। तो आप देखेंगे कि ये कम कैसे होती जा रही है। तो ये कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जो कृषि का उत्पादन कम हो रहा है या प्रोडक्शन कम हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। अपना उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो और दूसरे क्षेत्र है ना, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, इनका योगदान है जीडीपी में ज़्यादा हो रहा है। इस कारण है जो प्राथमिक क्षेत्र है अपना कृषि है उसका योगदान कम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। कोई भी जो विकसित देश होता है उसका जीडीपी में कृषि का जो योगदान होता है बहुत ही कम होता है विकसित देशों का। तो अपना जो भारत देश है ये विकासशील देश है अभी, तो इस कारण है इसका योगदान है अपना कृषि का वो कम होता जा रहा है, और ये अच्छी बात है। अभी अपना जो कृषि का योगदान है जीडीपी में ये 18.8% है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात करें सर्वाधिक जो जीडीपी है उसमें योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है। जो ये तृतीय सेवा क्षेत्र है इसका है लगभग 55%। कितना? 55% है अपने तृतीय क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में। और बात करें द्वितीय क्षेत्र का तो द्वितीय क्षेत्र का लगभग 26 से 27% अपना योगदान है इसमें, किसमें? जीडीपी में। और प्राथमिक क्षेत्र का 18.8%। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो भारत की जीडीपी है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान है। और कृषि का पूछ ले कि भारतीय जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, तो 2021-22 है उसके अनुसार है 18.8% है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में कृषि, तो इसमें देखिए 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। अपने जो भारत में टोटल कृषि क्षेत्र है उसका 55% जो क्षेत्रफल है वो मानसून पर ही निर्भर करता है। यानी बरसात हो जाएगी तो वो कृषि कर पाएंगे, अन्यथा उनके पास कोई भी और सिंचाई की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सिंचाई का कोई साधन नहीं होता है, कोई भी स्रोत नहीं होता है जिससे वो सिंचाई कर सके। तो 55% क्षेत्र है वो पूरी तरह मानसून पर ही निर्भर है। बरसात ज़्यादा हो जाती है उससे भी नुकसान होता है, बरसात कम होती है उससे भी नुकसान होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। बाकी लगभग 45% जो क्षेत्र है वो सिंचित है, यानी उनके पास सिंचाई की अवेलेबिलिटी है, सिंचाई के स्रोत है, वो सिंचाई कर सकते हैं, बरसात भी नहीं हो तो 45% जो क्षेत्र है वो सिंचित है, यानी उस पर वो 45% क्षेत्र पर सिंचाई करके कृषि कर सकते हैं। अब देखिए भारतीय किसान है लगभग 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। और 35 से 40% है वाणिज्यिक फसलें उगाता है। वाणिज्यिक फसलों में कौन आता है? जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, ऐसी फसलें जिनको मुख्यतः बेचा जाता है, बाजार में सेल किया जाता है ताकि आमदनी हो। और ये खाद्यान्न फसलें हैं। अब किसान खाद्यान्न फसलें ज़्यादा क्यों उगाता है? क्योंकि जोतों का आकार कम है, उसके पास ज़मीन कम है। और जो भारतीय किसान है वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार, यानी उनका पूरा वर्ष भर अपने उपयोग में ले सके, किन किन फसलों की अपन को ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग है वो फसलें उगाता है। उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती कि वो बेचने के लिए या सेल करने के लिए उगाए। ज़्यादा ज़मीन है तो फिर वो वाणिज्यिक उगा सकता है। नॉर्मली कम ज़मीन है, इस कारण फिर वो क्या करता है, मेनली अपने जो ज़रूरत की फसलें होती है, खाद्यान्न फसलें होती है, वही है उगाता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया। नेक्स्ट अपने हैं भारत में कुल क्षेत्रफल। देखिए भारत में अपन कुल क्षेत्रफल जानते हैं तो 51% क्षेत्रफल पर तो कृषि होती है, बाकी 21% पर वन है, 24% भूमि है बंजर है, और 4% जो है चरागाह है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
टोटल है 51% पर क्या होती है, कृषि होती है, 21% पर वन है, 24% जो भूमि है बंजर है, और 4% है वो क्या है, चरागाह है, यानी पशुओं के चराने के लिए जमीन है कितनी, 4%। नेक्स्ट अपने है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। अब इसको जानते हैं। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी गेहूं कैसा है, शीतोष्ण यानी शीत ऋतु का पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, धान कैसा है, उष्ण, उष्ण मतलब गर्मियों का पौधा है, अतः गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है, तो कितने में, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया है। उनके नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं, पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, निचला गंगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगेय मैदानी क्षेत्र, फिर है गंगेय पार मैदानी क्षेत्र, और पूर्वी पठार तथा फिर है पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार क्षेत्र, दक्षिणी पठार क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, गुजरात का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। तो ये टोटल आपके 15 जलवायु क्षेत्र हो गए। अब देखिए भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं, यानी कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारतीय कृषि के अंतर्गत। तो देखिए सबसे पहले है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत में जो 55% कृषि है वो मानसून पर ही निर्भर करती है, बरसात के ऊपर ही पूरी तरह डिपेंड है। 55% जो कृषि है वो कि बरसात हो गई तो अच्छा उत्पादन हो गया, नहीं तो उत्पादन नहीं हो पाता है, कम उत्पादन होता है, ज़्यादा बरसात हो जाती है तो उससे भी नुकसान हो जाता है, सूखा पड़ जाता है कम बरसात होती है तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कि किसको मानसून का जुआ कहा जाता है, तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अपने हैं कि कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से ही कृषि करता है, यानी जो कृषि है वो पुराने तरीके से ही करता है। अपने पूर्वजों को देखते आ रहे हैं कि वो किस तरीके से कृषि करते थे, उसी तरीके से अभी भी है, किसान कृषि करता है और वो शिक्षित नहीं है किसान। तो इसी कारण है, ये भी एक समस्या है भारतीय कृषि के अंतर्गत कि कृषि का परंपरागत तरीके से करते हैं, इस कारण है ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी एक चुनौती है। फिर कृषि जोतों का छोटा आकार। भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन है, यानी भारत में लगभग 66% जो किसान है उनके पास लगभग 1 हेक्टर से भी कम जमीन है। तो इससे क्या, जोतों का आकार छोटा रह गया। अब क्या हो गया कि जमीनों के छोटे छोटे डिवाइडेशन होते जा रहे हैं, जमीनें बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसी कारण जमीनें बढ़ती जा रही है। तो लगभग है 66% किसानों के पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन है। तो ये भी एक समस्या है कि जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। नेक्स्ट है कि बीज की निम्न गुणवत्ता। भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होती है। नेक्स्ट अपने हैं भंडारण की पर्याप्त सुविधा। भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। तो ये भी एक समस्या है कि किसानों के पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाती, इस कारण है कई सारा जो उत्पादन है वो तो सड़ जाता है। इसके अलावा किसान है स्टोरेज नहीं कर पाता, सस्ते दाम में किसान को बेचना पड़ता है जो अपना उत्पाद होता है उसको, यानी उसके पास जैसे उत्पाद हुआ तो वो तुरंत उसको निकाल देगा सस्ते दामों में। और उसके पास यदि भंडारण के साधन रहेंगे तो उसको लंबे समय तक भंडारित रखेगा और उसके पास जब अच्छा दाम मिलेगा तब उसको वो सेल करेगा। जानते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है रबी की फसल, फिर है खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल की बुआई कब करी जाती है, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में मतलब शीत ऋतु में, यानी सर्दियों में है रबी की फसल की बुआई करी जाती है और कटाई कब करी जाती है, मार्च अप्रैल में। यह आपको ध्यान रखना है कि जो फसल की बुआई है उसके लगभग 5 महीने बाद है उसकी कटाई कर ली जाती है। तो इसमें बुआई कब करी जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई मार्च अप्रैल में। फिर देखिए रबी फसल शीत ऋतु की फसल है। फिर यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सब क्या है, रबी की फसल है। तो इनके उदाहरण आपको ध्यान रखना है और इनकी कटाई और बुआई का समय भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट अपने हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई कब करी जाती है, जून जुलाई में। कटाई कब करी जाती है, नवंबर दिसंबर में। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है, यानी खरीफ की फसल है वर्षा ऋतु की फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदाहरण की बात करें तो धान,
बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द, ये सब है इसके उदाहरण हो गए खरीफ की फसल के। तो इन उदाहरणों को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा कटाई से और बुआई से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अपने हैं जायद की फसल। जायद की फसल की बुआई कब करी जाती है? मार्च में। कटाई कब करी जाती है? जून में। देखिए जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब क्या है? जायद की फसल के उदाहरण है। तो इन सब फसलों के आपको उदाहरण ध्यान रखना है और इनकी कटाई का समय ध्यान रखना है, बुआई का समय ध्यान रखना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। धान पूछ लेता है, धान कौन सी ऋतु का फसल है? तो आपको ध्यान रखना है खरीफ ऋतु की फसल है। धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण ये क्या है? खरीफ ऋतु की फसल है। गेहूं पूछ लेता है तो गेहूं आपके रबी ऋतु की फसल है। तो अपने हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में सबसे पहले है फसल चक्र। फसल चक्र मतलब क्रॉप रोटेशन। भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। फसल चक्र क्या होता है? यानी फसलें हैं उनको बदल बदल कर बोना। कोई क्षेत्र है तो उस पर यदि लगातार अपन एक ही फसल उगाते रहेंगे तो उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं? फसल चक्र अपनाते हैं, जो मृदा है उसकी उर्वरता बनी रहे। नेक्स्ट अपना है अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसका वर्तमान में खूब प्रचलन है और इससे किसान को काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो वो क्या करेगी? किसानों से आलू उगाने के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगी कि आपको इतने हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आलू उगाना है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? जो रेट होता है वो पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। इस हिसाब से हम आपका जो आलू है वो खरीद लेंगे। जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो वो किसानों को पहले ही जो अनुबंध साइन करेगी तभी बता देगी इस रेट से हम आपका आलू खरीदेंगे। तो फिर क्या होगा कि यदि किसान के उत्पादन के टाइम है उसकी रेट कम हो या ज़्यादा हो, जो अपन ने पहले रेट डिसाइड करी थी कंपनी ने, उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही वो है अपने उत्पादन को खरीद लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपने हैं कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों, कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खादों का ही उपयोग किया जाता है। यानी कार्बनिक खेती में किसी भी तरह के रसायनों का यूज नहीं किया जाता, केवल जैविक खादों का यूज किया जाता है। तो इसका भी वर्तमान में काफ़ी प्रचलन है और कई सारे किसान हैं इसको अपना रहे हैं। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पहला अपना पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम को पहला अपना पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था। पहला कार्बनिक जो खेती वाला राज्य घोषित किया गया था, किसे किया गया था? सिक्किम को किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट अपने हैं विभिन्न कृषि क्रांतियां, यानी कृषि की अपन क्रांतियां जानते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति जानते हैं। इधर तो पूरे वर्ल्ड की है और इधर भारत की है, यानी हरित क्रांति को ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो देखिए हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था। तो देखिए जो हरित क्रांति है 1965 में यूएसए प्लस मेक्सिको में शुरू की गई थी। कहाँ पे? यूएसए मेक्सिको में कब शुरू की गई थी? 1965 में हरित क्रांति शुरू की गई थी। और इसमें क्या किया गया था कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति के जनक की बात करें विश्व में तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे देखिए अपने हैं भारतीय हरित क्रांति। भारतीय हरित क्रांति की बात करें यानी इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो देखिए हरित क्रांति के जनक, यदि क्वेश्चन पूछ ले भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है तो ये आपको ध्यान रखना है एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक है। विश्व के पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखना नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। किस पर? गेहूं और चावल की जो फसल है इन पर हरित क्रांति का सबसे अधिक भारत में इफेक्ट पड़ा था। आगे देखिए हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ा और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया था। कितना गेहूं का उत्पादन? 5 गुना बढ़ गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्रांतियां दे रखी है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। सिंपल साइंस से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति पूछ ले, दूध उत्पादन से संबंधित है। और जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानी जाती है, जो कि 1970 में शुरू हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन फ्लड कब
चलाया था? 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक पूछ ले तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? दूध उत्पादन से। पीली क्रांति है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। फिर देखिए भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति है टमाटर और मांस उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा और मछली उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल सा यहाँ से नाम दे देता है कोई भी क्रांति का, जैसे बादामी क्रांति दे दिया, बादामी क्रांति का संबंध है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मसाला के उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध है। फिर नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति है, ये क्या है? तो देखिए ऊपर जो ये सभी क्रांतियाँ दे रखी है, जैसे हरित क्रांति, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर, ये जो सभी क्रांतियाँ हैं इनको साथ लेकर चलने की जो क्रांति है वो क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति है। जैसे इंद्रधनुष में कई सारे कलर होते हैं, उसी तरह इन सभी क्रांतियों को मिलाकर है उत्पादन बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया था वही है क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति। यानी इन सब क्रांतियों को साथ लेकर चलना ही इंद्रधनुषी क्रांति का लक्ष्य है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास करना इंद्रधनुषी क्रांति है। देखिए नेक्स्ट अपने हैं भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलें यहाँ पे बता रखी है और इनका यहाँ पे उत्पादन बता रखा है कि किन राज्य का कौन सा स्थान है भारत में इनके उत्पादन में। तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर उत्पादन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है भारत में? उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर उत्पादन में। बाकी राजस्थान की बात करें तो बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बाजरा और सरसों है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। जबकि गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर कहाँ होती है भारत में सबसे ज़्यादा? ये होती है आपके यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है रबड़। तो रबड़ का देखिए सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। यह आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ ले कि भारत में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो केरल में होता है। विश्व में पूछ ले तो थाईलैंड में होता है। गन्ने की बात करें तो गन्ने का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है और भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन है उत्तर प्रदेश में होता है। चाय की बात करें तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन है विश्व में तो चीन में होता है और भारत में असम में होता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन है अमेरिका में होता है विश्व में। और भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन? मध्य प्रदेश में होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश भी कहते हैं। और सोयाबीन एक अच्छा प्रोटीन का भी स्रोत है। किसका है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है सोयाबीन। फिर देखिए नेक्स्ट अपना है कॉफ़ी। तो देखिए कॉफ़ी है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है विश्व में। विश्व में पूछ ले कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। भारत में पूछ ले भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो कर्नाटक में होता है। दाल की बात करें तो दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। कहाँ पे होता है? भारत में। और भारत में भी कौन से राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भारत में होता है। उसके बाद भी हम हैं कई सारी दालें हैं बाहर से अपन मंगवाते हैं क्योंकि दालें हैं अपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये थी अपनी बेसिक एग्रीकल्चर की क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।